गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सभी? का हाल बा? बढ़िया बढ़िया। निखत, हाउ आर यू डूइंग? फाइन, गुड मॉर्निंग। वाईटी पर क्लास अभी 8 बजे नहीं होगी, वो एक्चुअली मैं बताती हूँ, 1 मिनट। मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेपोजिशन की वो लेके आई हूँ पीपीटी, जिसमें आई थिंक 70+ क्वेश्चन होंगे, तो वो आप प्रैक्टिस करना। और मैं यहाँ से थोड़ा सा और बेसिक करा देती हूँ, ठीक है? हाँ, बताती हूँ मैं क्या हुआ 8 PM वाला। जस्ट वेट। ठीक है, मैं अभी शेयर कर दूंगी इसको। ओके, तो
हुआ ये कि जो 8 बजे वाली क्लास मैं बोल रही थी आधा घंटे के लिए, वो उसके लिए मना कर दी, क्योंकि एक तो स्टूडियो का दिक्कत था, दूसरा ये कि आप लोगों की क्लास बहुत बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम सबका मानना ये था, मेरा नहीं, बाकी सबका मानना ये था कि जो आपकी क्लास है इंग्लिश की, जो मैं आधा घंटे और एक्स्ट्रा दे रही हूँ कि 1 घंटा या पेड में चली रहा है, वाईटी में चली रहा है 1 घंटा, और उसके बाद आधा घंटा और बोले बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस तरीके से, तो फिर दिक्कत होगा, ये था। तो आप लोगों को बस यही बताना था कि वो अब नहीं चल पाएगा आधा घंटे वाला, तो फिर आप 7 से 8 जो यूट्यूब पे चलता है उसमें ही प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलो, तो कुछ बेसिक्स और रह गए हैं, वो मैं कंप्लीट करा देती हूँ और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, फिर आप इस एक्सरसाइज को करना जो मैं एक्सरसाइज लेके आई हूँ। हाँ, सेट ये रहा, अभी शेयर करेंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिस सेट यही शेयर कर देंगे। ओके, हाँ ठीक है, डन डन, यही शेयर कर देंगे। तो मैं आपके लिए कुछ प्रेपोजिशन, मैंने लास्ट कौन सी कराई थी, ध्यान है आपको? ये करा दिया था, इन करा दिया था, ऑन करा दिया था, ऐड करा दिया था, है ना, टाइम के लिए, ध्यान है ना? है ना, यस। इनका यूज कहाँ कराया था? इन द मॉर्निंग, ये याद है, इन द इवनिंग ये करा दिया था। फिर ऐड करा दिया था प्रिसाइज टाइम के लिए, जैसे 8 PM या 8 o'clock इस तरीके से, या एट नाइट या मिडनाइट। ऑन का यूज कहाँ कर सकते हैं? जैसे डे, ऑन का यूज कहाँ कर सकते हैं? डे के साथ। और ये इंपॉर्टेंट भी है ऑन वाला, ऑन का यूज हम कहाँ करेंगे? डे के साथ। डे जैसे कि मंडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार यहां से क्वेश्चन बहुत आता है ऑन से, ठीक है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, तो डे वाला आपको ध्यान रखना है। और तो यहाँ पे बेसिक में कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलो, बाकी आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन और अमंग, ये भी एग्जाम में आ जाता है, ये सबको पता होगा। बिटवीन का यूज 2 पर्सन्स के लिए किया जाता है या 2 थिंग्स के लिए किया जाता है, और इसी तरीके से अमंग का जो यूज होता है वो मोर देन 2 पर्सन्स, है ना, मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ये आपको याद रखना है कि हमेशा प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल दे रही हूं, बताना क्या आना चाहिए, एग्जाम्पल से मजा आएगा।
चलो, हो गया पहला क्वेश्चन। शी विल ओपन द शॉप 22 अक्टूबर, यू शुड कम हियर मंडे, ही केम हियर 8 o'clock। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि यूज जो हम करते हैं इसका ऑन का डे के लिए भी करते हैं और इसका यूज किसके लिए करते हैं, डेट के लिए भी करते हैं। जब आपको डेट बतानी हो तो डेट के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, ऑन, और जब आपको डे बताना हो उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे, ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिया ही हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शी विल ओपन द शॉप, वो कब खोलेगी दुकान को, 22 अक्टूबर को। तो 22 अक्टूबर अपने आप में क्या है, डेट है, और डेट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डेट के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, ऑन का। ऑन 22 अक्टूबर। यू शुड कम हियर ऑन मंडे, ये क्या है, दिन है। जब भी डे की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का, है ना। He came here 8 o'clock, वह यहाँ 8 बजे आया। तो जब भी शार्प टाइम की बात होगी या प्रिसाइज टाइम की बात होगी तो ऐसे केस में क्या आएगा, एट। तीनों पॉइंट क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है। चलो, यहां से एक और पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि जैसे मैंने कहा बिटवीन, तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड ही आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिटवीन के साथ कोई अदर प्रीपोजिशन का यूज आपको नहीं करना है एग्जाम में, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिखना है, बिटवीन मोहन एंड सोहन। ये नहीं कि बिटवीन के स्थान पे कोई और यहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाए, वो गलत माना जाता है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है, बस यही यहाँ पे फैक्ट था। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिटवीन का यूज आप जानती हो कि दो के लिए प्रयोग करते हैं, दो से ज्यादा के लिए अमंग का। तो मैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ रही हूँ। इसके एग्जांपल हम बुक से करने वाले हैं, भी उससे शीट से करने वाले हैं। एक दो मैं एग्जांपल और देख लेती हूँ कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन। ध्यान देना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट नंबर 2, से, सजेस्ट। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में आपको से मिल रहा है, सजेस्ट मिल रहा है, तो इनके साथ क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूं आपको, ठीक है। से, सजेस्ट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, टू। ठीक है, जैसे कई बार ये एरर में भी हमें देखने को मिलता है, और आप यहां से चेक करके बताना कि क्या एरर है। एंड प्लीज कीप पेशेंस। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, ध्यान से देख लो, क्योंकि यहां से बन जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको यहां दिया है। यू सजेस्टेड हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, तुमने उसे सलाह दी थी कि उसको ये जगह छोड़ देनी चाहिए। अब हो सकता है कि आपको इसको एग्जामिनर आपको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके दे दे और इसको बना दे क्या, नो एरर। हमें ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है सजेस्ट, सजेस्ट, से या प्रपोज, इनके साथ प्रीपोजिशन हमेशा कौन सी आती है, टू। लेकिन इन्होंने तो यहाँ पे प्रयोग ही नहीं किया, लेकिन हमें तो करना है क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन का ये रूल होता है। तो कई बार हम यूं देखते हुए गुजर जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। फाइन। ऐसे ही एक इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन देखिए वो क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपको सेंटेंस में स्पीक दे दिया, या सेंटेंस में रिप्लाई दे दिया, या सेंटेंस में आपको कंप्लेन दे दिया, ध्यान से देखते रहना, कंप्लेन दे दिया, या सेंटेंस में टॉक दे दिया, या सेंटेंस में लिसन दे दिया। ठीक है, या इसके अलावा सेंटेंस में राइट दे दिया। ठीक, इनके साथ भी हमेशा प्रीपोजिशन कौन सी आती है, टू आती है, हमेशा टू आती है। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है लिसन, सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है लिसन, सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज्यादा कोई आती है तो वो है टॉक, है ना। इन सबके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगी, टू आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ही डिड नॉट रिप्लाई मी,
ऐसे लिख दिया। अगर ये एरर है तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पे एरर है, ठीक है। जैसे यू नेवर राइट ब्लैंक मी, अब यहां पे दे दिया तो क्या आना चाहिए, यू नेवर राइट टू मी, है ना। क्या आ जाएगा, यू नेवर राइट, तुम मुझे कभी नहीं लिखते हो। तो राइट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, टू। जैसे शी इज लिसनिंग द रेडियो, कई बार डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शी इज लिसनिंग द रेडियो। आपको लगेगा कि यार यहाँ तो कुछ नहीं आना चाहिए, बट फिक्स है कि जब जब आपसे बात कही जाएगी इनमें से किसी भी वर्ड की, तो ऐसे केस में हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू। रिप्लाई टू मी लिसनिंग टू द रेडियो, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया टू वाला केस कि कहां कहां हम टू का यूज करते हैं। क्लियर है, यहां से सिर्फ इंपॉर्टेंट ही मैं आपको करा रही हूं, जो लेके आई हूं कुछ चीजें आपको। क्लियर। नेक्स्ट नोट यहां से ध्यान दें, नोट नेक्स्ट नोट ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सेप्ट टू प्रेपोजिशन को छोड़कर, है ना, बाकी सभी प्रीपोजिशन के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जनरली क्या होता है, जब टू की बात आती है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन कोई अन्य प्रीपोजिशन है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। और यहां से कई बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स हमें देखने को मिलते हैं, और हमें लगता है कि टू दिया है तो फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, जो सही भी है, लेकिन बाकी सबके साथ ये भी ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए। यहां पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ फिल इन द ब्लैंक बना के, सो यस आप चेक करें। जैसे ठीक है, जैसे यहां दे दिया, अब आपके पास यहां ऑप्शन दे दिया डू, सेकंड दे दिया डज, थर्ड दे दिया क्या, डिड, एंड फोर्थ दे दिया डूइंग। हो सकता है आप इसको सेंटेंस के तौर पे ले लो, टेंस के तौर पे ले लो। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ब्लैंक इट, जैसे है ना, यहां पे हमने लिखा बी, सेकंड लिखा हमने इज, थर्ड लिखा हमने बीइंग, फोर्थ लिखा हमने क्या लिखे यहां पे, बीन, है ना। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम इट, तुमने मुझे इससे बचाया। तो एक और यहाँ पे रूल है कि प्रिवेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम जो है वो टू तो है नहीं, टू नहीं है तो फॉर्म कैसी आनी चाहिए, प्रोग्रेसिव फॉर्म आनी चाहिए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। राइट आंसर क्या आएगा, आईएनजी। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, दे फाइंड फॉर लेट, अब यहां पर फॉर दिया है, फॉर के बाद भी कैसी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, आंसर क्या आएगा, बीइंग लेट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये वाला रूल। चलो एक एग्जांपल और देते हैं अपनी तरफ से। मैंने कहा शी डिपेंड्स ऑन, अब यहां ऑप्शन है आई, मी, माई, माइन, क्या आना चाहिए, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। क्या क्लियर नहीं है धनजीत, पूछिए क्या, कौन सा एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, सुप्रिया एंड धनजीत फटाफट से बताएं। शी डिपेंड्स ऑन ब्लैंक, शी डिपेंड्स ऑन ब्लैंक। तो यहां पर हमने रूल क्या समझाया कि जब आपको प्रीपोजिशन मिलती है तो इसके बाद केस हमेशा कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव
आई कैसा है? सब्जेक्टिव, मी कैसा है? ऑब्जेक्टिव, और ये दोनों कैसे हैं? पॉजेसिव। तो हम किसका यूज करेंगे? मी का। शी डिपेंड्स ऑन मी, शी डिपेंड्स ऑन मी, है ना। एक और एग्जांपल देखो, बताओ क्या आना चाहिए? वेट करेंगे तो सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पहले एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू देख लो। आई डोंट नो हाउ टू ब्लैंक, मुझे नहीं पता तैरते कैसे हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि टू, अगर टू प्रीपोजिशन आएगी तो इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट। आंसर क्या बन गया? 1। तो वर्ब टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए उनके साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। एक्सेप्शंस को छोड़ करेंगे, हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ फैक्ट्स थे। ठीक है, लिसन टू मी, जी बिल्कुल, वेल डन। लिसन टू मी में ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहां से कुछ चीजें और जान लो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन ये नोट है, नोट वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैक पेज, आप ये इन्फिनेटिव पे क्यों पहुंच गए आजाद? टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, ये इन्फिनेटिव फॉर्म पे मत जाइए अभी, वो वर्ब का हिस्सा है डियर। हो गया, ये वाला पेज हो गया। एक रूल और कर लो बस लास्ट। एक्सेप्ट का कौन सा एक्सेप्ट? प्रियंका क्या समझ में नहीं आया? प्लीज टेल मी। दे फाइंड, दे फाइंड वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया। दे फाइंड, उन्होंने क्या लगाया? फाइन लगाया था लेट होने के कारण, फॉर बीइंग लेट, लेट होने के कारण। ध्यान रखना, ये जो बी होती है वर्ब, ये जो बी होती है वर्ब, इसका मतलब क्या होता है? होना। क्या होता है? होना, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो मैंने क्या कहा? बी का मतलब क्या होता है? होना, और इसके अर्थ में आप इसको सेंटेंस के भावार्थ के अकॉर्डिंग यूज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कहा खुश रहो, तो आप क्या कहोगे? बी हैप्पी। आपने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई बिकम, बिकम का मतलब भी क्या होता है? होना। बी का मतलब भी क्या होता है? होना। तो यहां जो बी के साथ आईएनजी फॉर्म आई, इसका मतलब भी क्या है? होना। यानी कि लेट होने के कारण, फॉर किसके लिए आया? कारण। लेट होने के कारण उसको क्या लगा? उनके ऊपर फाइन लगा दिया था। क्लियर हो गया? इस सेंटेंस को देखो, यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, तुमने मुझे बचाया ये करने से। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। सिर्फ इतना बताया है मैंने। किसी फ्रॉम क्या, कोई भी प्रीपोजिशन है टू को छोड़ के, सबके साथ आईएनजी फॉर्म आता है, बस यही सिखाया था यहाँ पे।
शी डिपेंड्स वाला देख लो। शी डिपेंड्स वाले में क्या था? डिपेंड्स वाले में सिर्फ ये बताया था कि ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दो रूल सिखाए हैं आपको। एक ये कि यदि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करो, अगर टू आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो, अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करो। ये 3 पॉइंट ब्रीफ में मैंने बता दिए, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, और वो भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। कुछ वर्ब है जहां से एग्जाम में खूब क्वेश्चन आया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और यहां से प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है, सो ध्यान से समझना। वर्ड है हमारे पास डिस्कस, डिस्क्राइब, ध्यान से देखते रहना। डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, ठीक है, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, एंड रिडिकल। ठीक है, और क्या रह गया? ETC, ठीक है। ये सारी की सारी प्रीपोजिशन ऐसी हैं जिनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। क्या लिखना है? नो प्रीपोजिशन। इन वर्ब्स के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो डिस्कस आता है, दूसरा एग्जाम में जो आया है अटैक आया है, टीचिंग एग्जाम में हमें रिजेंबल देखने को मिलता है, ऑर्डर देखने को मिलता है, रीच देखने को मिलता है। ये यहाँ पर डिस्कस एंड डिस्क्राइब 1 2 3 4 5 6 से 6 प्रीपोजिशन, सॉरी 6 वर्ब ऐसी हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली आई हैं, और इनके बाद जब जब दिया गया है कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन लगा के दी गई है। आपको दिमाग में ये रट लेना है कि इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। अब मैं वो एग्जाम्पल देती हूं जो एग्जाम्पल एग्जाम में हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। जैसे एरर फॉर्म में भी मिला है और बिना एरर फॉर्म में भी मिला है। ये एरर फॉर्म में एक एग्जाम्पल दे दिया है आपको, और एक फिल इन द ब्लैंक में मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। लास्ट में मैंने कुछ क्रियाएं लिखी। ये जो क्रियाएं हैं ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ हमें किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी के बारे में बताना, डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी के बारे में वर्णन करना। अगर इसमें एरर दी जाती है तो इन दोनों के साथ अबाउट लगा के एरर दी जाती है। रीच का मतलब ही होता है किसी जगह पर पहुंचना। कहने का अर्थ ये है कि ये शब्द ऐसे हैं जिनमें पहले से ही प्रीपोजिशन इनके अर्थ में इन्वॉल्व है और इनके साथ हमें किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना। तो जैसे ही हमें ऑर्डर के बाद फॉर मिलता है तो हमें इसको हटाना है, क्योंकि ऑर्डर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर किसी ना किसी के लिए ही किया जाता है। सो ही ऑर्डर्ड 2 cups ऑफ टी। रिजेंबल का मतलब होता है हू बहू दिखना। जैसे किसी का छोटा किसी का बेबी होता है, कहते हैं ना अपने पापा जैसा दिख रहा है, अपने मम्मी पे गया है, किसी की जैसा दिखना, झलक। The poet described the beauty of nature in this poem। अब हमें
अगर नहीं पता होगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको आंसर कर सकते हैं अबाउट को। द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोइम, बट ये हो जाएगा रॉन्ग। ये ध्यान रखना है कि डिस्क्राइब के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। सो द राइट आंसर इज नो प्रीपोजिशन। ये तो रही सारी वर्ब। एक्सेट्रा के पहले रिडिकल, रिडिकल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल, RIDICULE, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, या इसका अर्थ होता है देखा जाए तो लाफ एट। अब देखो इसके अर्थ में ही प्रीपोजिशन छुपी हुई है, अगर इसके साथ लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट। देखो क्वेश्चंस देखो, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज दीज 10 बॉयज, इन 10 लड़कों के बीच आम को बांट दो। तो जब जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है और 2 से ज्यादा की बात होती है, ऐसे केस में क्या आता है बोलो, अमंग। क्या आ जाता है, अमंग। अमंग का अर्थ भी क्या होता है, के बीच। यू आर नॉट सेटिस्फाइड योर वर्क। अब यहां पर कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलूंगी, आप यहां से ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। मिल गया आंसर, क्या बात है, वेरी गुड। क्या आ जाएगा, विद। ध्यान रखना यहां से कि सेटिस्फाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है, विद आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द लेडी इज ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ हर सन। द लेडी इज ब्लाइंड फॉल्ट ऑफ हर सन। मिल गया, तो आंसर क्या आएगा, बी। ध्यान दो यहां पे ब्लाइंड के बाद जो बी आया है ये क्यों आया है, 2। जब आप किन्हीं चीजों को लेकर अंधविश्वासी हो जाते हैं तो ब्लाइंड के साथ 2 आता है। क्या होना, अंधविश्वास होना, मतलब आप अंधे ही होते चले जा रहे हो, नॉट आंखों से अंधे, ठीक है। तो द लेडी इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हर सन। लेडी जो है अपने बेटे को लेकर कैसी होगी, अंधविश्वासी होगी, मतलब वो कुछ भी गलत कर रहा है वो उसको दिखता ही नहीं है। दे विल हैव फिनिश द वर्क संडे नेक्स्ट। दे विल हैव फिनिश द वर्क संडे नेक्स्ट। ट्राई करो, मिल गया, क्या बात है। आंसर क्या होगा, बाई। अब इसका भी रूल समझ लीजिए, ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट। आपने इनको सीख लिया, आपने ऑन को भी सीख लिया, आपने एट को भी सीख लिया। अब समझिए बाई को। बाई का यूज टाइम के लिए कैसे करते हैं, बाई का यूज जो टाइम के लिए किया जाता है वो तक के अर्थ में किया जाता है, तक के अर्थ में। बाई नेक्स्ट संडे, बाई नेक्स्ट मंडे, जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा, बाई नेक्स्ट मंडे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगले सोमवार तक,
अगले सोमवार तक। तो जब आप लिमिटेशन क्रिएट करते हैं तो बाय का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा था, दे विल हैव फिनिश द वर्क बाय संडे नेक्स्ट, वह अगले संडे तक अपना कार्य पूर्ण कर चुका होगा। और एक और खास बात क्या है इसकी, एक खास बात और भी है, वो खास बात ये है कि बाय का यूज टाइम के लिए कौन से टेंस में किया जाता है, फ्यूचर टेंस में इसका यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में इसका यूज, उससे कोई दिक्कत नहीं है, संडे नेक्स्ट, ठीक है। किसमें करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन। इसी तरीके से एक वर्ब इंपॉर्टेंट है क्या, एक्यूज। एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्यूज ऑफ, एक्यूज का मतलब होता है आरोपी। मैं आपको एक शीट दे दूंगी, डोंट वरी, बट मुझे जो लग रहा है मैं वो आपको बता देती हूँ। एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोपी, और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज की जाती है, ऑफ, ठीक है, आरोप। तो ये समझ में आ गया, यहां पे फ्यूचर टेंस था तो हमने क्या यूज करना है, बाय। नेक्स्ट वन, प्लीज अप्लाई द प्रिंसिपल, प्लीज अप्लाई द प्रिंसिपल। क्या बात है, वेरी गुड। ध्यान रखना, जैसे रिप्लाई था, रिप्लाई के साथ टू था, वैसे ही अप्लाई के साथ भी क्या आता है, टू आता है। इन दोनों में से कोई भी समझ लो, जैसे भी हमने क्या पढ़ा, अप्लाई पढ़ा, वैसे ही अप्लाई हो, एप्लीकेबल हो, दोनों के साथ ही हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है। जैसे एक्यूज के साथ ऑफ आता है, वैसे ही कंपैरिजन अगर वर्ड आ रहा है तो कंपैरिजन के साथ भी ऑफ ही आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कंपैरिजन ऑफ, ठीक है, क्लियर हो गया, कंपैरिजन ऑफ। अगर इसी तरीके से चार्ज वर्ड आ रहा है तो चार्ज के साथ भी हम किसका ही यूज करेंगे, ऑफ का। चार्ज ऑफ, कंपैरिजन ऑफ, एक्यूज ऑफ, अप्लाई ऑफ, एप्लीकेबल टू। नेक्स्ट, What are you asking, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट। What are you asking, ध्यान से बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ से और भी वर्ड, आस्क के साथ फॉर आता है, इसी तरीके से अपील के साथ भी फॉर आता है। अपील का मतलब क्या होता है, आग्रह करना। आस्क का मतलब क्या होता है, कहना। तो आस्क के साथ भी फॉर आता है और अपील के साथ भी क्या आता है, फॉर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी खूब आता है एग्जाम में, ये भी आता है, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर। एक और है, वो भी लिख लो यहाँ से, वेट फॉर। वेट के साथ भी क्या आता है, फॉर आता है, वेट फॉर। सेंड द रिप्लाई पोस्ट, सेंड द रिप्लाई पोस्ट, फटाफट से बताएं। वेरी इजी, अभी बताया था 2 मिनट पहले ही कि सेंड द रिप्लाई व्हाट। अब ये देखो, रिप्लाई के साथ जब आप टू यूज करते हैं तो ये पर्सन के लिए आता है, यहां पे पर्सन नहीं आ रहा, पोस्ट आ रहा है, तो पोस्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय। सेंड द रिप्लाई बाय द पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट बी एंग्री मी, ये इंपॉर्टेंट है, डोंट बी एंग्री मी, डोंट बी एंग्री मी। दो चीजें होती हैं हर एक प्रीपोजिशन के साथ कि थिंग्स के साथ क्या आएगा और पर्सन के साथ क्या आएगा। जैसे ये वाला है ना। अभी जैसे आपने देखा कि जो क्या था, रिप्लाई था, अप्लाई था, क्या वर्ड था, रिप्लाई था, है ना। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने रिप्लाई देखा, तो रिप्लाई अगर पर्सन के लिए होगा तो रिप्लाई टू पर्सन हो गया, और अगर थिंग्स की बात होगी तो थिंग्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, बाय,
ठीक है। ऐसे ही एंग्री के साथ भी केस है। जब जब हम एंग्री का यूज करते हैं तो एंग्री के साथ भी दो ही चीजें बनती हैं। एंग्री के साथ एट आता है और एंग्री के साथ क्या आता है, विद आता है। विद तब आता है जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं, एट तब आता है जब आप किसी चीज से गुस्सा होते हैं। ठीक है। एंग्री की बजाय अगर शब्द एनॉय है तब भी सेम ही रूल अप्लाई होगा, एंग्री एट थिंग, एंग्री विद पर्सन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां से। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मी कौन है, मी पर्सन है। पर्सन है तो क्या आना चाहिए, डोंट एंग्री विद मी। अगर यही एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता कि डोंट एंग्री ब्लैंक हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर पर गुस्सा मत करो, तो अब एट भी है आपके पास, विद भी है आपके पास। अब बताओ क्या आना चाहिए। अब उसका बर्ताव, ये तो पर्सन नहीं है ना, पर्सन कौन था, आई वी यू ही शी दे, तो इट हटा दो। तो यहां पर ये थिंग है और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एट। डोंट एंग्री एट इज बिहेवियर, है ना। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, डोंट एंग्री मी, है ना, ब्लैंक माई बिहेवियर, अब क्या होता, डोंट एंग्री मी। बिल्कुल सही कहा टुनटुन आपने, हिज थिंग नहीं है, लेकिन हिज ये भी तो नहीं बताता पर्सन है, उसके बर्ताव के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में नहीं, उसके बर्ताव के बारे में बात हो रही है। ये तो केवल बता रहा है किसका, बर्ताव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो डोंट एंग्री, मुझ पे गुस्सा मत हो, डोंट एंग्री विद मी ऑन माई बिहेवियर या एट माई बिहेवियर, आपको ऑन भी मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है, डोंट एंग्री विद मी एट माई बिहेवियर, मुझ पे गुस्सा मत करो मेरे बर्ताव के ऊपर, डोंट एंग्री विद मी एट माई बिहेवियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। इसको छोड़ सकते हो, एग्जाम में ज्यादा नहीं आता क्वेश्चन। प्लीज कन्वे द मैसेज ऑल, इसको करो क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज कन्वे द मैसेज ऑल। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कन्वे के साथ भी हमेशा क्या आता है, टू आता है, कन्वे के साथ भी हमेशा क्या आता है, टू आता है। चलो नेक्स्ट वन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड ब्लैंक, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट वाला भी एग्जाम में आता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड यू स्टे, क्या बात है, वेरी गुड। इंटरेस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन कौन सी आती है, इन आती है, ध्यान रखना। जब भी वर्ड कभी इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट के साथ क्या आता है, इन। इसी तरीके से अगर बिलीव आता है तो बिलीव के साथ भी क्या आता है, इन आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। बिलीव के साथ भी क्या आता है, इन आता है। एक वर्ड और है डिजायर, डिजायर के साथ क्या आता है, फॉर आता है, लेकिन अगर आपको दिया है डिजायरस तो डिजायरस के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। डिजायरस ऑफ समथिंग एंड डिजायर फॉर वेल्थ। अगर आपको धन की इच्छा है तो आप डिजायर के साथ फॉर का प्रयोग करें, अगर आप किसी और चीज की आपको इच्छा है तो डिजायरस के साथ आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, द कार रैन द गॉट, फटाफट से ट्राई करो, द कार रैन द गॉट। क्या बात, ध्यान दो, ध्यान से समझो, ये एक फ्रेजल वर्ब का पार्ट है। अगर हम रन के साथ आफ्टर लगाते हैं तो रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना,
और अगर हम रन के साथ ओवर लगाते हैं तो रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। ठीक है, रन ओवर का मतलब क्या होता है? कुचलना। क्लियर है? और इसी तरीके से एक फ्रेजल वर्ब और है, स्टैंड बाई। अगर हम स्टैंड के साथ बाई लगाते हैं तो इसका मतलब होता है समर्थन करना, यानी कि सपोर्ट करना। एग्जाम में ये भी हमें मिलता है देखने को, स्टैंड बाई, है ना। और स्टैंड अगेंस्ट तो आपको पता ही होगा। एक और है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है समान दिखना। समान दिखना, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वर्ड पढ़ा था रिजेंबल, ध्यान है? मैंने कहा था कि रिजेंबल के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। इसका कारण क्या है कि रिजेंबल के अर्थ में ही क्या है? टेक आफ्टर। रिजेंबल का मतलब ही क्या होता है? टेक आफ्टर, जिसका मतलब होता है समान दिखना। तो इसमें प्रीपोजिशन पहले से छिपी हुई है, तो इसलिए दोबारा से प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक और फ्रेजल वर्ब होती है लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना, या इंग्लिश में हम इसको क्या कह सकते हैं? टेक केयर ऑफ। ठीक है, टेक केयर ऑफ। क्लियर है सबको? है ना। और अगर टेक के साथ आपको, इस टेक के साथ यदि अपॉन मिल जाए तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना। तो अब देखो, द कार रैन द गॉट, कार ने बकरी को कुचल दिया। तो अलोंग या विद का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? द कार रैन ओवर द गॉट। डेथ इज कॉमन ब्लैंक। डेथ इज कॉमन ब्लैंक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कॉमन के साथ हमेशा क्या आएगा? टू। दैट इज कॉमन टू ऑल। नेक्स्ट, ही ऑलवेज रन्स मनी, वह हमेशा धन के पीछे भागता है। बनाओ। वेरी गुड। रन आफ्टर समझ में आ गया अब आपको? रन आफ्टर का मतलब क्या होता है? तो लुक आफ्टर भी समझ गए। लुक आफ्टर क्या होता है? एक तो और देख लो लुक के साथ। देखो, अगर हमारे पास दिया है लुक ओवर, तो लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल। ठीक है, एग्जामिन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही होता है एक लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब होता है सावधानी से जांच करना, है ना। सावधानी से जांच करना, लुक थ्रू। जांच से मतलब यहां समझ जाइए, पता चला जांच दूसरा समझ लो। सावधानी से परीक्षण लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। परीक्षण, ताकि आप समझ जाओ ये टेस्ट के लिए है। रिपोर्ट वगैरह जो टेस्ट करते हैं उसके लिए, है ना। रिपोर्ट वगैरह जो टेस्ट करते हैं उसके लिए रहता है। एक और रहता है लुक इनटू। लुक के साथ जब इनटू आता है, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। ध्यान से समझना, कहते हैं ना लुक इनटू दिस मैटर। लुक इनटू दिस मैटर सुना होगा, है ना। और एक लास्ट लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढना, जिसका मतलब क्या होता है? सर्च। अच्छा, इनको कराने का एक कारण और भी है कि टीचिंग एग्जाम में कभी कभी फ्रेजल वर्ब मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये रहा कार वाला क्वेश्चन। कार वाला इनको देखना है क्वेश्चन। द कार रैन द गॉट, कार ने बकरी को कुचल दिया। तो रन ओवर का मतलब क्या होता है? कुचलना। ठीक, क्लियर हो गया। टेक आफ्टर किसी के जैसा दिखना, और लुक आफ्टर किसी की देखभाल करना। रन आफ्टर पैसे के पीछे भागना। द हंटर एम्ड द एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है खूब। द हंटर एम्ड द एनिमल।
द हंटर एम द एनिमल। यस, वेल डन एवरीवन, बहुत बढ़िया। ध्यान आपको ये रखना है कि एम के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, एम के साथ एट आता है। ये भी ध्यान रख सकते हो कि लाफ के साथ भी एट आता है, एंड सरप्राइज के साथ भी क्या आता है, एट आता है, और एंग्री के साथ एट आपने देख ही लिया। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, एम एट, लाफ एट, सरप्राइज एट, एंड वन मोर, अराइव एट। अराइव के साथ भी एट आता है। तो मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि रीच के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। जानते हो इसका कारण क्या था? रीच का ही मतलब होता है अराइव एट। तो जब इसके अर्थ में ही प्रीपोजिशन छुपी हुई है, दोबारा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा कि रिजेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि इसका मतलब ही था टेक आफ्टर। तो ये शब्द कुछ ऐसे थे जिनके अर्थ में प्रीपोजिशन क्या थी, छुपी हुई थी। समझ में आ गया? चलो, तो एम के साथ एट। स्टूडेंट्स लॉन्ग हॉलीडेज, मॉक रिवीजन होगा आफ्टर 17 अगस्त। और जिनको और रिवीजन करना है, वैसे रिवीजन डेली चल रहा है, यूट्यूब पर डेली करिए। यूट्यूब पर आपको डेली मॉक कराया जा रहा है, डेली मॉक। यहां पर आफ्टर 17th। ठीक है, चलो, तो ध्यान आ गया आंसर सभी का। शाम को 7 बजे होता है भाई। लॉन्ग फॉर, लॉन्ग के साथ हमेशा क्या आता है, फॉर। इसका मतलब होता है एक लंबे समय के लिए, ये फॉर आता है। विपुल इज ब्लेस्ड गुड हेल्थ, शाम को 7 बजे। विपुल इज ब्लेस्ड गुड हेल्थ। वेरी गुड। क्या आ गया, विद, है ना? क्या आ गया, विद। तो ब्लेस के साथ हम क्या यूज करते हैं, हमेशा विद यूज करते हैं। एक दो वर्ड और देख लो, ध्यान रखना। डिसअपॉइंट के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। एंड डिस्कस्ड के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। एंड ब्लेस्ड के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश, डिस्गस्ट का मतलब होता है बेकार, ब्लैश मतलब आशीष से। तो आंसर हो गया ए। द बोट इज सेलिंग द रिवर, ये कल ही कराया था। 7 बजे क्लास रहती है वाईटी पर जी। बस लास्ट क्वेश्चन है 18th, बाकी आप खुद से कीजिएगा। अगर अब भी गलत करोगे तो बहुत गलत बात है। कल ही कराया था, फिर तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो। आंसर क्या आएगा, अक्रॉस। द बोट इज सेलिंग द रिवर। अब नदी में अगर जाएगी तो कैसे जाएगी भाई, पार करके ही तो जाएगी। एक पार, इस पार से उस पार। नदी कहाँ जाती है, सॉरी, बोट कहाँ जाती है, एक पार से उस पार, इस पार से इस पार, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा अक्रॉस। इट हैज बीन रेनिंग द होल डे, इट हैज बीन रेनिंग द होल डे। ट्राई करो। सिंपल। सिंस क्या आ जाएगा, सिंस फॉर। इट हैज बीन रेनिंग फॉर द होल डे। ध्यान देना यहां से पॉइंट देखो, जब जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, जब जब पीरियड ऑफ टाइम से मतलब होता है अवधि। अवधि से मतलब हो सकता है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच की अवधि होगी, हो सकता है सुबह से शाम की अवधि होगी। इसमें कुछ तो ड्यूरेशन निकलती है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता शुरुआत कहाँ से हो रही है ना? तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मॉर्निंग यूज कर सकते हैं हम, इवनिंग यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो जाता है, फॉर। अब जैसे यहाँ होल डे बोला, तो होल डे में हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन से दिन की बात हो रही है, कब से शुरू हो रहा है, कब से खत्म हो रहा है। अब ऐसे ही वर्ड होता है हमारे पास क्या, सिंस। सिंस का यूज जो किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और ये हमें बताता है एग्जैक्ट टाइम। जैसे मंडे, है ना, मंडे, या फिर जनवरी, या फिर
मई, किसी भी मंथ का नेम, या फिर 1995। तो ये चीजें जो है ये बताती है कि कोई भी चीज कैसी है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड मतलब अवधि। तो अवधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का, और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए या फिक्स टाइम को बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये चीजें थी। आज की क्लास को हम यहीं ओवर कर देते हैं। आप जो बच गए क्वेश्चंस उनका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, है ना। और इसके बाद एक शीट में आपको और प्रोवाइड कराऊंगी प्रीपोजिशन की, तो वो आप वहां से देख लेना। मॉर्निंग इवनिंग में सिंस होता है, बिल्कुल होता है। कोई डाउट इसमें, मॉर्निंग इवनिंग में सिंस नहीं आना चाहिए, इस बात में कोई डाउट आपको? ये मैंने सेव किया था क्या? देख लेते हैं। मैं पीरियड ऑफ टाइम में लिख दी क्या, ऐसा है? अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान से निकल गया। थैंक यू रोशन। नहीं नहीं रोशन, आप ठीक हो, मेरे ध्यान से निकल गया था। इट्स ह्यूमन एरर। एक बार चेक करना, दोनों सही है, एक ओपन करके देख लो। जो हमने कराया है वो दोनों शीट है। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में मैम प्लेस एंड अदर का आपने नहीं कराया, करा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, कल भी शीट देंगे ना आपको, है ना। टाइम के बाद सीधे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन और नोट्स आपको करा दिए थे। जो प्लेस वाला रह गया वो कल कर लेंगे, डोंट वरी। कल एक शीट और लेके आएंगे जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन होंगी। और जैसे मैंने अभी आपको कराया कि रिप्लाई के साथ क्या आता है, रिजेंबल के साथ क्या आता है, टेक के बाद क्या आता है, या जितनी भी आपको फिक्स प्रीपोजिशन कराई वो मैंने आपको कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो आपको अभी करा दी। लेकिन कल एक शीट दी जाएगी, वो आपका काम है, उसमें से आप याद कर लेना। और जो जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बता दूंगी, और जो आपका प्लेस वाली रह गई है वो कल ही डन कर लेंगे इसको, है ना। थैंक यू रंजीत, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर। आज की दोनों पीडीएफ मैंने यहाँ दे दी हैं, आप इनको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट होगा, और मॉक टेस्ट का अंदाज तरीका बिल्कुल बदल गया है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड रेट कर देना, थैंक यू, ठीक है, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन एंड लव यू टू। मैम प्लीज 8 बजे लो वाईटी पे बात करते हैं आज इसके लिए, 8 बजे के लिए, ठीक है। थैंक यू रोशन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, यू टू ऑल, बाय बाय।